हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का क्यूब ट्रिक्स बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं आप सभी लोगों के साथ में कि हमारे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर जो हमारे फिजिक्स वाला पोर्शन है, उस फिजिक्स के पोर्शन के अंदर जैसे कि आपका वर्क वाला चैप्टर और एक आपका स्पीड एंड वेलोसिटी वाला चैप्टर, इसके अंदर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो ग्राफ से रिलेटेड भी आते हैं कई बार, है ना। तो ग्राफ से रिलेटेड जब क्वेश्चंस आते हैं तो हम एग्जाम में उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे और उन क्वेश्चन से जो है जल्दी से आंसर कैसे निकाला जा सकता है, हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। यदि आप कोई भी कोर्स बाय करना चाहते हैं तो अभी ही डाउनलोड करिए क्यूब ट्रिक्स बाय साहिल सर ऐप को। और यहाँ पर आप लोगों के लिए रेलवे मास्टरी बैचेस लाए गए हैं जो 499 में अवेलेबल है। मेरा आरआरपी एएलपी सीबीटी 2 का बैच 499 में है। इसके अलावा मैथ्स मास्टरी बैच, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस और मेरा टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का 1299 में बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, आप लोग जो है जैसे ऐप डाउनलोड करेंगे तो आरएमपी का बैच मिल जाएगा आपको, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की क्लास डेली 3 बजे होती है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। तो हमारे सामने आज का पहला क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। ठीक है, और पहला क्वेश्चन देखिए सिंपल सा है। क्या क्वेश्चन है कि विच ग्राफ रिप्रेजेंट अ स्टेट ऑफ रेस्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट। हमारे पास में इसका जो है हिंदी मीनिंग देखें तो वो ये है कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है जो क्या है, रेस्ट पोजीशन में है यानी विश्राम अवस्था में है। तो बताइए वह विश्राम अवस्था में है तो कौन से ग्राफ से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा दोस्तों हमारे पास में, तो हमें यह सोचना है कि हमें जो क्वेश्चन में क्या बोला है, तो रेस्ट पोजीशन। अब रेस्ट पोजीशन बोली है तो रेस्ट पोजीशन का मतलब क्या हो गया, जो उसकी पोजीशन है, जो उसकी स्थिति है वो नहीं बदल रही होगी। अगर उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ तब तो वह मोशन में कहलाता है। अगर उसकी पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है तो वो क्या है, वो आपका रेस्ट पोजीशन में है। अब देखिए पहला ग्राफ दे रखा है एस और टी का। एस और टी का ग्राफ ऐसे दे रखा है, जैसे जैसे टी बढ़ रहा है इस तरफ, वैसे वैसे एस की वैल्यू भी बढ़ते जा रही है। तो एस और टी दोनों बढ़ रहे हैं। अब टाइम के साथ अगर एस यानी कि पोजीशन उसकी चेंज हो रही है तब वो रेस्ट में कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए कट। बी ऑप्शन में देखिए, बी ऑप्शन में है कि गाड़ी जो है वो टाइम के साथ में अपनी वेलोसिटी को कांस्टेंट रखे हुए है, यानी टाइम जैसे जैसे बदल रहा है वैसे वैसे उसका वेग भी जो है क्या होता जा रहा है, बदलता जा रहा है। लेकिन वो वेग जो है मतलब कांस्टेंट रह रहा है। कांस्टेंट कैसे, मतलब एक जैसे कि 20 मीटर पर सेकंड की जो है वेलोसिटी गेन कर ली तो बस वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, वेलोसिटी से चलता जा रहा है। और चलते जा रहा है इसका मतलब उसकी पोजीशन में तो चेंज हो ही रहा है, तो ये भी कट हो गया। देन हमारे पास डी सी ऑप्शन, एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है टाइम के साथ में। तो एक्सेलरेशन है लेकिन कांस्टेंट है, मतलब स्पीड जो है वो बढ़ रही है, वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है लेकिन एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ में। जैसे जो है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसका एक्सेलरेशन है, तो हर एक जो है टाइम के बाद में क्या हो रहा है, उसकी स्पीड बदलती जा रही है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ में। तो इसका मतलब उसकी भी पोजीशन चेंज हो रही है। अब डी ऑप्शन देखिए, टाइम बदल रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है आगे, लेकिन ये देखो पोजीशन एक जगह पर फिक्स हो गई है। और जैसे ही पोजीशन फिक्स हुई तो वो रेस्ट अवस्था में है, रेस्ट पोजीशन में आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व होगा, सिंपली आपको चारों ग्राफ चेक करने होंगे। क्लियर, और फिर आपको ये देखना होगा कि हमें क्वेश्चन में क्या बोला है। आपको किस टाइप पे कौन सा ग्राफ यूज होगा वो मैंने आपको थ्योरेटिकल लेक्चर्स के अंदर बता रखा है, तो आप लोग जाकर के वेलोसिटी एंड स्पीड वाले पूरे थ्योरेटिकल लेक्चर्स को देख सकते हैं, वहां ये सभी ग्राफ मैंने डिस्कस किए थे। अब देखिए एक और ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हमने जो है एक पार्टिकल लिया, कोई बॉल ली और उसको क्या करा है, वर्टिकल जो है थ्रो कर दिया, यानी ऊपर की तरफ ऐसे बॉल फेंक दी हाथ में लेकर। अब बॉल फेंकी है तो आप इसको दिमाग में लाइए कि बॉल ऊपर गई होगी पहले, ठीक है, फिर बॉल जो है नीचे आएगी, लेकिन जब बॉल फेंकी गई होगी तब उसकी कुछ न कुछ वेलोसिटी यानी वेग रहा ही होगा। क्लियर, लेकिन एक टाइम के बाद में उसका वेग जीरो भी हुआ होगा।
क्यों? क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर गया है, अब ऊपर जाने के बाद एक टाइम के बाद वो वापस से नीचे आना शुरू करता है, तो जहां से वो टर्न लेता है नीचे आने के लिए, वहां पर तो उसका वेग क्या हुआ होगा? शून्य हुआ ही होगा, जीरो हुआ ही होगा। जैसे देखो, ये बॉल मैंने यहां से फेंकी, अब एक टाइम यहां तक ये हाईएस्ट गई ऊपर, फिर यहां से ये नीचे आ रही है। अब यहां से अगर नीचे आ रही है, तो इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी बहुत ही कम समय के लिए एक बार जीरो हुई होगी। अगर इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हुई, वेग जीरो नहीं होता, तो फिर ये तो बॉल आगे ही चली जाती, ये टर्न क्यों लेगी? समझ में आई बात? तो इसका मतलब इसकी एक बार तो वेलोसिटी कहीं ना कहीं ऊपर पॉइंट पर जो है बहुत ही कम समय के लिए जीरो होती है, देन वो नीचे आना शुरू करती है। तो देखो, कुछ ना कुछ यहाँ पर वेलोसिटी पहले रही है, क्लियर? यहाँ पर वेलोसिटी क्या है? रही है। बाद में वेलोसिटी क्या हुई है? जीरो। देन बाद में वो धीरे 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 क्या होगा? वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो हमें यही देखना है कि ग्राफ के अंदर पहले कुछ वेलोसिटी हो, कुछ समय के बाद वो जीरो हो जाए, देन बाद में वो धीरे धीरे कम हो। ठीक है? अब देखिए, जैसे पहला ही ग्राफ देखें, तो पहले ही ग्राफ के अंदर क्या है? इनिशियल t बराबर जीरो पर, ये जीरो कंडीशन थी t की, t बराबर जीरो पर ये देखो इसका कुछ ना कुछ वेग है, तो हमें भी तो यही है, जब हम इसको फेंक रहे हैं t बराबर जीरो पर, तब इसका कुछ ना कुछ वेग चाहिए था, वो वेग है। देन बाद में धीरे 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 वेग कम हुआ, और कम होने के बाद एक इस पर्टिकुलर टाइम पर जो है इसका वेग जीरो भी हो रहा है। चलो, सेकंड पॉइंट भी हमें मिल गया कि भाई पहले वेग कुछ था, बाद में जीरो हो रहा है, देन बाद में धीरे 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 देखो वेग कम होते जा रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। अगर हमने बी ऑप्शन को चेक करना है, तो देखिए बी ऑप्शन में तो क्या है कि बॉल ऊपर गई, फिर कुछ वेलोसिटी के साथ में उसने टर्न ले लिया। नहीं भैया, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्लियर? देन सी ऑप्शन, इसमें भी यही है, कुछ वेलोसिटी तक गई, फिर बाद में जो है एकदम से उसने टर्न ले लिया। नहीं, ये भी नहीं हो सकता। और इसमें तो ये कह रहा है हमने जो है ऊपर से फेंका, वो नीचे गई, जीरो को टच करते हुए वापस ऊपर आ गई। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के ग्राफ को जो है आप थोड़ा सा विजुलाइज करेंगे, तभी जो है ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले क्या करना है, जो कंडीशन बोली है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप अपने माइंड में जो है ग्राफ बनाएंगे कि मेरे जो है ये कंडीशंस आनी चाहिए। फिर वो कंडीशंस आप ग्राफ के अंदर चेक करेंगे, आपका इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये न्यूमेरिकल है, अब इसके अंदर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं पहले ही बता दूं कि हमें ये पता होना चाहिए कि फिजिक्स के अंदर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, क्या? फिजिकल क्वांटिटी, और फिजिकल क्वांटिटी जो होती है फिजिक्स में, उसका जो रिलेशन होगा किसी अदर फिजिकल क्वांटिटीज के साथ में, वो या तो होगा मल्टीप्लीकेशन का, और या फिर होगा वो रिलेशन डिवाइडेशन का। समझ में आ गई बात? कैसा होगा? या तो मल्टीप्लीकेशन का होगा या फिर डिवाइडेशन का होगा। कैसे? देखिए, एफ इज इक्वल टू क्या होता है? एम ए। ऐसे ही W इज इक्वल टू क्या होता है? एफ एस। ऐसे ही जो है आपका मोमेंटम क्या होता है? तो एम वी। समझ में आई बात? तो ये देखो, एम और ए का मल्टीप्लाई करने पर एफ आता है, एफ और एस का मल्टीप्लाई करने पर डब्ल्यू आ रहा है, एम और वी का मल्टीप्लाई करने पर पी आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है फिजिकल क्वांटिटी का अदर फिजिकल क्वांटिटी के साथ, वो कैसा है? तो वो मल्टीप्लीकेशन वाला है। वहीं पर अगर मैं डिवीजन वाले की बात करूं, तो डिवीजन वाला रिलेशन, जैसे कि हम कहते हैं वेलोसिटी क्या होती है? तो वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऐसे ही एक्सेलरेशन क्या होता है? तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्लियर? ऐसे ही और भी बहुत सारे अलग अलग रिलेशन निकाले जा सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका क्या? फोर्स अपॉन में क्यू। क्लियर?
तो इस टाइप के जो है आप अलग अलग रिलेशंस देख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, हम डिस्टेंस में टाइम का डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, फोर्स में हम क्यू का डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डेल्टा व्यू में हम ई का डिवाइड कर रहे हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है वो या तो मल्टीप्लीकेशन में रिलेशन में होगी या फिर जो है वो किस में रिलेशन में होगी, तो वो जो है आपके आपके डिवाइड में रिलेशन में होगी। तो अगर मल्टीप्लीकेशन में रिलेशन में है और अगर जो है वो आपके डिवाइडेशन रिलेशन में है तो क्या होगा, तो देखिए अगर वो मल्टीप्लीकेशन के रिलेशन में है तो फिर आप ये कहेंगे कि एरिया अंडर द ग्राफ, यानी ग्राफ के अंदर आने वाला जो एरिया होगा, जो क्षेत्रफल होगा, वह जो है आपका क्या हो जाएगा, वही आपका जो है उस क्वांटिटी की वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, एक सेकेंड है ना। तो हमारे पास में देखिए एरिया अंडर द ग्राफ का मतलब है कि भाई जैसे अगर मुझे एफ और एस का ग्राफ दे रखा है तो एफ और एस के ग्राफ का जो एरिया होगा वही एरिया क्या कहलाएगा, वर्क कहलाएगा, है ना। ऐसे जो है अगर सपोज करो एस और एफ का ग्राफ दे दिया ये इस टाइप से, तो इसका जो ये एरिया है, ये एरिया हमारा क्या कहलाएगा, वर्क कहलाएगा, डब्ल्यू कहलाएगा। ऐसे अगर एम और ए का ग्राफ दे दे तो वो एफ कहलाता है। कब, जब वो मल्टीप्लीकेशन में है तब। तो कौन सा, तो एरिया अंडर द कर्व जो होता है, एरिया अंडर द जो ग्राफ होता है वो उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है जब मल्टीप्लीकेशन हो। वहीं पर अगर जो है वो डिवाइडेशन प्रॉपर्टी में आता है यानी डिवाइड हो रही है तो आप ये कहेंगे स्लोप ऑफ द ग्राफ, क्या, स्लोप ऑफ द ग्राफ। तब आप जो है क्या चेक करेंगे, तो ग्राफ का जो स्लोप होता है वो चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, ग्राफ का स्लोप। जैसे आपको जो है डी और टी का ग्राफ दे दिया और ये डी और टी का ग्राफ मान लीजिए इस प्रकार से है, तो आपको यहाँ वेलोसिटी की अगर वैल्यू पूछी जाएगी तो आप डी और टी की वैल्यू का रेशियो लेंगे इस लाइन के अकॉर्डिंग। वो आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर, समझ में आ गई बात। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जो हैं समझ गए होंगे। अब जो है आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है, अगर वो मल्टीप्लीकेशन में है तो एरिया अंडर द ग्राफ और अगर वो डिवाइडेशन में है तो स्लोप ऑफ द ग्राफ लेते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। क्वेश्चन क्या है, वीटी ग्राफ फॉर अ पार्टिकल इज शोन। तो वीटी ग्राफ यानी वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ हमें दे रखा है। हमसे ये पूछा है कि आप ये बताइए डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के अंदर इस ऑब्जेक्ट का जिसका ये ग्राफ बना हुआ है इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है। क्लियर, हमसे ये पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में 4 सेकेंड की बात करी है, 4 सेकेंड ये रही यहां तक। इसका मतलब हमें जो है इतने इस लाइन के इधर जो भी ग्राफ कवर हो रहा होगा उसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब उसका एरिया आप अगर देखेंगे तो वो कौन सा है, ये वाला जो मैं रेड कर रहा हूं, देखो जो इसने बताया है हमें ऐसे, बस ये वाला। तो ये क्या है, ट्रायंगल है। कितना है, एक ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल का जो भी एरिया होगा, क्योंकि v इंटू टी वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। तो मल्टीप्लीकेशन वाला रिलेशन है और अगर मल्टीप्लीकेशन वाला रिलेशन है तो फिर ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस बराबर वीटी, इसका मतलब एरिया अंडर द ग्राफ। तो इस ट्रायंगल का एरिया हमें फाइंड आउट करना होगा और वो क्या आ जाएगा, तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस कितना है, तो ये देखो ये रहा 4 और हाइट कितनी है, तो 8। तो 1/2 इंटू 4 इंटू 8। क्लियर, अब इसमें जो काटपीट है वो मचा दीजिए। तो 2 से ये 2 बार, 2 8 16। तो ये कितना आंसर आ गया, 16 मीटर आंसर आ गया। तो 4 सेकेंड के अंदर ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस कवर करी है वो 16 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो भैया अच्छे अच्छों की हालत खराब हो रही है, सीधे बता रहा हूं आपको पहले ही, ठीक है।
तो इस प्रकार से आपको वीटी ग्राफ के अंदर अगर डिस्टेंस पूछी जाए तो आप ये करेंगे। वहीं पर अगर ये डीटी ग्राफ होता तो हम इसका स्लोप चेक करते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, हमारे वर्क पावर एनर्जी वाला जो टॉपिक है उसमें वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। वैसे तो ग्राफ से रिलेटेड किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आपको जो है ज्यादातर पूछने के जो चांस है या जो पूछे गए हैं क्वेश्चन वो या तो वर्क से रिलेटेड या फिर जो है स्पीड एंड वेलोसिटी से रिलेटेड पूछे गए हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, फोर्स of a particle moving in a straight line varies with distance as shown in the figure। हमारे को ये ग्राफ दिया है, उसमें ये कहा है कि जो फोर्स है और जो डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में जो वेरिएशन हो रहा है वो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो वर्क डन ऑन द पार्टिकल, इस पार्टिकल पर जो वर्क डन हुआ है जब आपका डिस्प्लेसमेंट 12 मीटर हो जाएगा तब तक बताइए वो वर्क डन क्या है। ठीक है, हमें ये पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू होता है क्या, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे ये पता है कि अगर मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है तो मैं क्या करूंगा, इसका एरिया अंडर द ग्राफ जो है वही आंसर हो जाएगा। यानी इस ग्राफ के अंदर जो जो एरिया मेरे काम का है वो मैं सेलेक्ट कर लूंगा और उसका एरिया फाइंड आउट करूंगा, क्षेत्रफल। तो यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल का एरिया पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या बोला है, तो 12 मीटर तक बोला है। तो पहला एरिया यहां से स्टार्ट होगा क्योंकि यहां पर ये हाईलाइटेड है। ठीक है, यहां से लेकर ये इतना इतना, क्लियर। ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ये देखिए इस टाइप से, ये देखिए ये हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखो ये रहा हमारा एक क्या रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में ये कितना है, तो ये है 7 मीटर, ये है 3 मीटर, यानी ये कितना होगा 4 मीटर। तो इसकी जो विड्थ है वो तो आ गई 4 मीटर, और ये लेंथ जो है वो कितनी है, तो 2 दे रखा है न्यूटन, यानी ये 2। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 8। तो ये आ गया 8 एक, तो ये 8 जूल आ गया वर्क। फिर ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसकी बात करते हैं, तो 12 और 7 कितना डिफरेंस हो जाएगा, 5 मीटर। हाइट वही रहेगी 2, और इसका एरिया क्या होगा, तो 1/2 इंटू में 2 इंटू में 5, 2 से 2 कट गया, यानी आ गया 5 जूल। तो इस ट्रायंगल वाले का तो वर्क आ रहा है 5 जूल और रेक्टेंगल का आया था 8 जूल। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 8 + 5 जूल। तो ये हो गया हमारा आंसर कितना, 13 जूल, 13 जूल हमारा आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्या करना है, केवल आपको एरिया जो है फाइंड आउट करना आना चाहिए, ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का। ठीक है, अगर इनका एरिया फाइंड आउट करना आपको आता है तो आप इजीली जो है इस टाइप के क्वेश्चंस कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स F which varies with position X as shown in the figure। इस फिगर के अंदर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे रखा है और हमें ये पूछा जा रहा है कि इफ द पार्टिकल एट x इज इक्वल टू 0, पार्टिकल जो है उसकी x इक्वल टू 0 पर काइनेटिक एनर्जी हमें दे रखी थी 25 जूल। काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी थी, x बराबर 0 पर 25 जूल। ठीक है, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट x इज इक्वल टू 16 मीटर। तो x बराबर 0 पर जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो 25 जूल है, और x बराबर 16 मीटर पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, और हमें ग्राफ जो दे रखा है वो F और X का दे रखा है। तो अब यहां देखिए हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि फोर्स और X यानी कि बल और जो है डिस्प्लेसमेंट का अगर ग्राफ है इसका मतलब उससे वर्क निकलेगा, और काइनेटिक एनर्जी दे रखी है तो हमें ये बात पता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है वर्क। यही तो हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम है और इसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो
वो हम यहाँ पर लगाएंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए पहले मुझे वर्क फाइंड आउट करना पड़ेगा 16 मीटर तक। देन क्या करूंगा, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो x बराबर 0 पर तो दे रखी है और 16 पे मुझे निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, जो 16 पर होगी उसमें से 25 घटाऊंगा जो x 0 पर है, बराबर जो इसका वर्क डन है, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क। तो अब यहाँ पर हम वर्क फाइंड आउट करेंगे। देखिए अब वर्क कैसे फाइंड आउट होगा। सबसे पहले ये है इतना, ये है ऊपर वाला ग्राफ, ठीक है, ये देखो। तो ये क्या है, ट्रायंगल। ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, तो ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2 और इसका बेस कितना है, तो ये 6 और हाइट कितनी है, तो 10। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से ये 3 बार, यानी ये आ गया 30 जूल। तो पहला जो है इस ट्रायंगल का जो वर्क है वो 30 जूल आ गया है। देन नेक्स्ट वाले भाग का, और नेक्स्ट वाला भाग कौन सा, ये नीचे वाला, इसकी बात करते हैं। ठीक है, ये देखिए इसकी, ये जो है हमारे पास, इसमें वर्क कितना आएगा, ये देखो नेगेटिव है तो वर्क भी नेगेटिव ही लोगे आप। ठीक है, कितना आएगा, तो ये एक रेक्टेंगल है, ये जो भाग है ये देखो 6 से लेकर के 10 यानी 4, और ये जो है कितना है, -5। तो -5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, -20 जूल। ये -20 जूल आ गया। देन हमारे पास नेक्स्ट ये वाला भाग, तो इस वाले भाग में कितना आएगा, तो ये हमारे पास में आ जाएगा कितना, देखिए ये है हमारे पास कितना, तो 10 से लेकर 14 यानी कि 4, और ये 0 से लेकर के 5, तो 5 इंटू 4 हो जाएगा 20 जूल। ठीक है, और फिर लास्ट जो हमारे पास में बचा है वो देखिए ये वाला, तो 14 से लेकर 16 यानी ये तो है 2, और ये नीचे तक कहां तक आ रहा है, तो -5 तक। ठीक है, क्लियर, ये लीजिए। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10 जूल। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये जितना भी प्लस माइनस आया इस सबको जोड़ो, तो 30 -20 +20 और -10, -20 +20 हो गया 0, 30 -10 आ गया। अल्टीमेटली जो वर्क आएगा वो कितना आएगा, 20 जूल। तो वर्क हमारे पास कितना आ गया है, 20 जूल आ चुका है। और वर्क इज इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखो वर्क कितना है, 20 जूल, बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो किस पर होगी, 16 मीटर पर, माइनस जो x बराबर 0 पर यानी प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो काइनेटिक एनर्जी एट x इज इक्वल टू 16 मीटर बराबर क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी एट x इक्वल टू 0 प्लस 20 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी एट x बराबर 0 कितनी दे रखी थी, 25 जूल। 25 प्लस 20 जूल, तो कितना होगा, 45 जूल हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45 जूल हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बताइए कितना जो है, क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर जब ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट आता है तो भैया चर्चों की हालत खराब हो जाती है। वहीं पर अगर यही क्वेश्चन दे रखा होता कि वर्क जो है इतना है और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इतनी है, तो बताओ फाइनल कितनी होगी, तो हर कोई कर लेता कि वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और 45 आंसर। लेकिन ये वर्क फाइंड आउट करना, वो भी इस ग्राफ की हेल्प से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई है दोस्तों, तो आप इजीली एग्जाम में क्वेश्चन करेक्ट करके आओगे। और ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा भैया, अब जो है पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है। ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं एक 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 दो दो, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इन क्वेश्चंस का रिपीटेशन स्टार्ट होगा और ज्यादा पूछे जाएंगे। इसलिए ग्राफ को तैयार कर लीजिएगा, ग्राफ से क्वेश्चन कैसे होंगे ये अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, समझा देता हूं क्या क्वेश्चन है। द वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज शोन इन द फिगर। इस ग्राफ के अंदर आपको जो है बॉडी के ऊपर फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे रखा है। हमें ये बताना है कि टोटल वर्क डन इन द कवरिंग इनिशियल 20 मीटर डिस्टेंस, इनिशियल जो 20 मीटर तक यानी यहां तक, बस ये यहां तक, यहां तक का एरिया आपको फाइंड आउट करके बताना है। मैं ये हाईलाइट कर देता हूं, ये आपको जो है पूछा जा रहा है। अब ये एरिया आप कैसे फाइंड आउट करेंगे वो आपके ऊपर है। ये अजीबोगरीब आकृति जरूर बन रही है ना,
एकदम अजीब शेप बन रहा है ना। अब इस अजीब शेप को आप कैसे तोड़ेंगे, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। क्या करो, देखो यहां से ये एक ट्रायंगल, फिर ये एक रेक्टेंगल, फिर ये एक रेक्टेंगल और एक ये ट्रायंगल। तो पहला पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट, इन चारों का अलग अलग एरिया फाइंड आउट करना, चारों को ऐड कर देना, वही इसका आंसर होगा। अब इसका आंसर क्या आएगा वो आपको कमेंट करके बताना है। क्लियर? चलिए दोस्तों, धन्यवाद आप सभी लोगों का, और इसी तरह प्यार बना रहना चाहिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते रहना चाहिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। और ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, पीडीएफ चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। डेली करंट अफेयर्स की क्लास और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की क्लास सभी कुछ हो रही है, और मास्टरी बैचेस आप लोगों के लिए अवेलेबल है, आप इन्हें बाय कर सकते हैं। अगर आप मास्टरी बैचेस बाय करते हैं और अपने फ्रेंड्स को रेफर करते हैं, तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, जिससे आप जो है हमारे कोर्सेज को फ्री में भी प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा सभी यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो इन दोनों नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। अभी सब्सक्राइब करिए क्यूब ट्रिक्स बाय साहिल सर चैनल को। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।